कि आपने नहीं सीखा है लेकिन मैंने सीखा है। तो ताकत स्टूडेंट में होती है, टीचर में नहीं। टीचर के 3 रूप होते हैं। जब आपको कंट्रोल कर रहे हैं तब मास्टर है वो, जब आपको पढ़ाने आते तब अध्यापक ही नहीं, टीचर है। और जिस दिन आप तन मन धन से उनके कहना मानना शुरू हो जाते हैं उस दिन वो आपके गुरु हो जाते हैं। हर बच्चे का गुरु नहीं हो सकता वो। आप स्वीकार कर लो कि यस हमारे लिए हैं, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, उस दिन वो गुरु कहलाते हैं। यूं ही शब्द कहने से गुरु नहीं। गुरु का मतलब होता है बड़प्पन, गुरुत्व। ये पृथ्वी का भार ज्यादा है चंद्रमा से, इसलिए चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है, इसके चारों तरफ चंद्रमा को चक्कर लगाने पड़ते हैं। और पृथ्वी से भारी है सूर्य, इसलिए पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने पड़ते हैं। गुरुत्व यानी बड़ा। दुनिया में नियम है, वार्ड साहब सरपंच साहब के चक्कर लगाते हैं, सरपंच साहब प्रधान साहब के, प्रधान साहब एमएलए साहब के, एमएलए साहब मुख्यमंत्री के, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ताकत है उस पोस्ट में, इसलिए चक्कर लगाते हैं। कम पढ़ने वाला ज्यादा नॉलेज वाले से दोस्ती करेगा, वो उससे आगे की दोस्ती करता है। ये नियम है प्रकृति का, कोई गलत नहीं है, होना पड़ेगा आपको। तो बेटा सीखिए इस बात को कि मैंने बात शुरू की थी कि आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है, कि हम बैठ के एक बात करें इस मंदिर में। क्या हम गांव का निर्माण नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। हम जागरण जमे में चले जाते हैं, लेकिन जब स्कूल की बात आती है 40, 50, 60 लोग, 300 बच्चे बैठे हैं, 300 घर है, एक घर से 2-2 जने, एक दिन आ जाओ ना। नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम हो सर, मैं मानता हूं कि आपके प्रिंसिपल सर, मुझे पता है जब भी कोई आता है अपने बच्चों का नहीं, पता नहीं 50 बच्चों के पेरेंट्स बने हुए रहते हैं, आते हैं सर ये नहीं है वो नहीं है। कई बार हम भी कहते हैं सर सुनिए नहीं ये है वो है। क्यों कर रहा है ये इंसान? आप लोग क्यों आए हो यहाँ? क्योंकि आपको उम्मीद है। इस उम्मीद को और कायम रखो, लोगों को साथ जोड़ो। जहां बैठते हैं वहां पर पढ़ाई की बात करो, क्योंकि हमारे पास पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। आप पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, टीचर, बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर के जरिए कुछ बनो न बनो, अच्छे इंसान बनो, बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे, कुछ छोटे छोटे शब्द लेते हैं बेटा, कि अनुशासन का मतलब समझ में आ गया? चलो बातचीत करते हैं। थोड़े सीरियस हो गए थे तुम लोग, ये सीरियसनेस ध्यान रखना अपने मम्मी पापा के प्रति। जब भी बैठो ना आंखें बंद करके उनके चेहरों को याद करना, प्रॉमिस करना कि माँ पापा जिस उद्देश्य के लिए आप हमें भेजते हैं ना, हम प्रॉमिस करते हैं कि कोई गलत काम नहीं करेंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे। आप पढ़ना ना पढ़ना सेकंड बात है, झूठ मत बोलना कि आज स्कूल गए पढ़े नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं आता तो नहीं आता, दोबारा सीख लेंगे। किसान है ना ये लोग, इनसे सीखिए खेती करना। 3-3, 4-4, 20-20 अकाल पढ़ते थे, फिर भी खेती करते थे, इसका नाम उम्मीद था। और अकाल से सुकाल आए चलता ही। चलिए, अनुशासन का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से किसी काम को करना। दूसरी बात, शिक्षा क्या है? सवाल जवाब, मतलब आप जवाब दीजिए, आप शिक्षा का मतलब क्या समझते हैं बेटा? आप बताओ शिक्षा क्या है? अब यही प्रॉब्लम है हमारी, मैं आपको बता रहा हूं। आता सब है बच्चों को, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, और जो हिम्मत करता है वही जीतता है। जो हिम्मत करता है वही जीत। ऐसा नहीं कि बच्चों को आंसर नहीं आता है, सबको आता। मैं उदाहरण बताऊं साहब, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उस बच्चे को, जब वो 10वीं और 12वीं का बोर्ड का एग्जाम देता तो 3 घंटे तक लिखता है, और वो क्या कहता, थोड़ा टाइम और मिल दे और लिख दूं। ये हकीकत है। कहां से आई? प्रयास, प्रैक्टिस करते हैं ना हम लोग। तो बेटा आप सब आता है, विश्वास करो खुद पे, आपको खुद पे विश्वास करना होगा, बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि अच्छा नौकरी लागी को, अरे नौकरी कब लगती है उसको जो हिम्मत करके आगे जाता है। सर कह रहे तो तुम्ही में से कोई कुछ बन जाएगा, क्यों? वो हिम्मत करेगा, आप हिम्मत नहीं करोगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सभी के 2 आंखें, कान, जुबान सब एक। किसी की सींग पूछ उड़े आए हुए, इधर बैठे उनके सींग पूछ आए हुए, गाड़ी क्या नहीं लटक रही है। तो आदमी का निर्माण कैसे होगा, कैसे जज होगा कि आप कैसे बोलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बात करते हो। बोलने का मतलब क्या बोलते हो, कब बोलते हो, कितना बोलते हो, किस तरह से बोलते हो। बैठने का मतलब किसके साथ बैठ रहे हो, कितनी देर बैठ रहे हो, क्यों बैठ रहे हो। चलने का मतलब किसके साथ चल रहे हो, क्यों चल रहे हो और किस लिए चल रहे हो। हम शादी ब्याह में जाते तो बैग तैयार करके रखते हैं कि ये कपड़े पहनेंगे, नारती जोगेगा पहना, ब्याह वाले दिन पहना, है ना, बंदोड़े में तैयारी करा। लेकिन हम जिंदगी के सफर में चल पड़े हैं, 10-12 साल हो गए, हमने कोई तैयारी नहीं की। हमारे हालात ठीक वैसे ही है जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और हम कहते हैं टिकट दे दें, वो हम लोग पूछे 2 कितनी देरी है। ऐसे थोड़ी होता है। तो आज का मकसद ये भी है कि हम बच्चों को पढ़ लिख करके किस दिशा में भेजना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि कैसे कैसे फील्ड है। तो जो 12वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे वो ध्यान से सुन ले, बाकी वाले तो आराम से समझ लेंगे। अब भारत के अंदर कोई ऐसी कॉलेज नहीं है जहां आपको परसेंटेज बेस्ड एडमिशन मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा।
आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, आर्ट्स एंड सर या स्ट्रीम। तो 12वीं के बाद में यदि आपको कोई नौकरी लगनी है तो एक CET एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पुलिस में 12वीं के बाद में जो भी नौकरियां लगनी है पहले वो पास करोगे तो या फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो नहीं। और उसमें क्वेश्चन क्या आएंगे, पहली क्लास से लेकर जो 12वीं में पढ़ा है वो आता है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। और कोई कोचिंग आपको पढ़ा नहीं सकती 12 साल का, खुद को पढ़ना पड़ेगा। पेपर देख लिया हमने, आया कोई कोचिंग में नहीं आता है, किताबों से बाहर कुछ नहीं आता। समझ में आई तुम्हें कुछ बात? ये पहली बार शुरू हो गया है कि 12वीं के बाद राजस्थान सरकार की पुलिस में है, आपको ग्राम सेवक का भी शायद ग्रेजुएशन का कर दिया है, लेकिन वो भी CET लगेगा, बिना CET की कोई नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 2, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज 2 टाइप के होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय होता है 5वीं से 12वीं तक, ऐसे केंद्र के विश्वविद्यालय होते हैं जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं। भारत के अंदर 200 से ज्यादा है, वहां पर बच्चों का एडमिशन मिल जाता तो नाम मात्र की फीस है, कम खर्चा है। हर यूनिवर्सिटी अलग अलग काम के लिए, और उसका पिछली बार टेस्ट हुआ था पहला CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब सर प्रॉब्लम क्या हुई, जो गुरुजन बैठे हैं कि भारत के 90% लोगों ने फॉर्म गलत भरा, वो फॉर्म भरना ही नहीं आया। किस कॉलेज में जाना है, छोटी छोटी गलतियां क्या की, जैसे दिल्ली पढ़ना DU में, तो आपको क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ना, सब्जेक्ट कुछ और भर दिए। अच्छा, वहां अलग अलग कॉलेज की स्ट्रीम ही अलग अलग है। ये तो भरने के बाद जब काउंसलिंग भरना है उन्होंने अल्फाबेटिकल कॉलेज भर दिए। जो टॉपर था उसको ऐसा कॉलेज मिल गया जिसकी, और वापस लौट के आया वो बच्चा। फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा सर फॉर्म कैसे भरवाना है, सर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। CUT 2, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पर जाके आप कर सकते हो। तीसरा आप चाहते हैं भाई BA के साथ में BEd करनी है, आपको टीचर बनना है, तो PTET का एग्जाम लगेगा, और उसका टाइम पर फॉर्म ही नहीं भरते हैं। रिजल्ट आता है अगस्त सितंबर में, तब आते हैं पेरेंट्स मार सा मैं मोटी मार्स हो रहे जुगाड़ ठावे के जुगाड़ ठावे। जुलाई में बारिश हुई, दीपावली के टाइम हड़ लेन किसान आवे मोटी मेरे कहीं बिगुड़ी खड़नी है, कहीं उगी बीज उगी बीज ही गमानो क्या करे अपने बुढ़िया। तो ये हालात हमारे हैं, इसलिए आज का प्रोग्राम रखा है कि हम बैठ के बात करें। ये हमारी सबसे बड़ी खेती है। और मजेदार बात है, मैं दीपावली के एक उदाहरण से समझाता हूं कि पुराने टाइम में क्या होता था। दीपावली के टाइम बाबा फटाका लेना आता, घनारा पाऊं छोड़ो, एक आध बाज गयो, दूजड़ू खोटो निकल गयो, तीजड़ू खोटो निकलो, सौथड़ू बाज अपने मनोरंजन हो, दीपावली हो जाती। आजकल फटाका एक ही भाई हुतली बम है, जो खोटो निकल गयो दिवाली की काम, एक ही औलाद है, ये सीरियस मैटर है। अच्छा पेरेंट्स कहे मारे तो मोटी एक ही है लाड को, तो एक ही तो क्यों गयो, फोटो भी कराओ। अरे उसका ध्यान रखो साहब, वो आपका बेटा पोता दोहिता लेकिन देश का भविष्य है साहब, वो देश का भविष्य है। अधिकार है, मुझे पता है आपका उस पर, तो वो जैसा करेगा आपका परिवार वैसा हो जाएगा, वैसा आपका गांव हो जाएगा, और वैसे हमारा देश हो जाएगा। देश कौन है, हम ही तो हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए। ये छोटे छोटे प्रोग्राम सरकार ने इसलिए रखवाए। हम दूसरे मंदिरों में जाते हैं, अभी बाबा जी का भंडारा हो रहा है, कभी इसका भंडारा ही कर दो रे। मैं गांधी के साथ कहता हूं भंडारे कर लो, यहां से बहुत कुछ मिल जाएगा, उस भंडारे से कुछ मिल जाए तो मुझे कहना। हालांकि मैं किसी आस्था पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, थोड़ा समझ लो, 75 साल आजादी के बाद में भी यदि हमें ये करना पड़ रहा था, हम कहां जाएंगे। इस राष्ट्र को हमें ही बनाना पड़ेगा। मैं करिए उस तरफ बना नहीं है, वो भी आस्था जरूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर भी कर लो ना। आप आए हो, तय कर लो कि हमारी इनकम का 1% का भी 10वां हिस्सा स्कूल को दो। ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। यदि आपके साल भर लाख रुपए कमाते हो ना, तो 1000 रुपए स्कूल को दो। इतना तो कर ही सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज ही देके जाना, घोषणा नहीं। वो पैसा चाहे किताब के लिए दो, चाहे पानी की व्यवस्था के लिए दो, बच्चों के फर्नीचर के लिए दो, किसी उद्देश्य के लिए दो, और आपका बढ़िया नाम लिख के दे दो, भाई हमारे परिवार की तरफ से ये है। कोशिश कर सकते हैं, हुआ है, आप ही बच्चों के लिए कर रहे हो। ये मान के चलना कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, बच्चे की फीस भर दी। साझा प्रयास करो, और एक दूसरे जो युवा लोग बैठे, बेटा आप लोग मदद करो इस सिस्टम को, आप में ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुजुर्गों का कहना मान लो और बच्चों को सही राह पे डालो, ये एक ट्रैक हो जाएगा। मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। शिक्षा का मतलब क्या है? 5 स्टेप है, याद रखना। हम यहां पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाई के जरिए ज्ञान मिलता है। खेती करोगे तो खेती का ज्ञान, रसोई में जाओगे तो रसोई का ज्ञान, गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी की गियर का और क्लच का ज्ञान, या यातायात के नियमों का ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। और जो पढ़ाता है वो ज्ञान आपको टीच कराता है, टीचर कहलाता है। पढ़ाई का टीचर होता है, खेती का टीचर होता है, रसोई की माँ टीचर होती है, ड्राइवर होता है तो उस्ताद बोलते हैं। अलग अलग कहते हैं, अलग अलग फील्ड में होते हैं, सब टीचर है। ज्ञान मिल गया। अब ज्ञान मिलने के बाद में आप में सृजनशीलता पैदा होगी। सृजनशीलता का मतलब कोई पढ़ाना सीखेगा, कोई गीत गाना सीखेगा, कोई डांस करना सीखेगा। हाँ पैसे मिलते हैं डांस करने के, मिलते नहीं हीरो एक्टर्स को, गीत गाने वालों को पैसे मिलते हैं ना।
टीचर बनोगे तो पैसे मिलेंगे, आप नेतृत्व करोगे तो किसी न किसी तरह से सृजनशीलता पैदा होगी, उससे आपको पैसा मिलेगा। 3 स्टेप हो गए, ज्ञान, सृजनशीलता और पैसा। पैसा नौकरी से भी मिल सकता है, प्राइवेट से भी मिल सकता है। पैसा मिलेगा तब जाके सर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम जिस पर्सनैलिटी को कहते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण करो, अरे कैसे करेगा, पेट में आग पड़ी है, जेब में पैसा नहीं। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण का मतलब अच्छे कपड़े पहनना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, हमारा अच्छा घर बनाना, महंगी गाड़ी नहीं, जैसी तैसी संसाधनों की घर में लाइट पानी की व्यवस्था करना, इसको व्यक्तित्व निर्माण कहते हैं। एक इंसान का निर्माण किससे होता है? जैसे बिल्डिंग का तो बांठों से हो गया, पत्थर से हो गया। इंसान का निर्माण कैसे होगा कि वो पहले तो अपने चारों तरफ का वातावरण अच्छा रखे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, उसके लिए पैसे खर्च होंगे, तब जाके व्यक्तित्व बनता है। भाषणों से व्यक्तित्व नहीं बनता है। आप कहते साहब वो बच्चा बाहर गया, सुधर के आ गया, क्यों? क्योंकि वहां उसको कोई टेंशन नहीं थी, काम करना था, इधर इधर की रेवने थी नहीं, हथैया थी नहीं, फोगट की बातें थी नहीं। 2 साल बाद रहेगा, पैसा भी इकट्ठा हो गया और उसने संस्कार भी सीख लिए, क्योंकि वहां कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा तो पड़ती है। बेंगलोर भेज दो, महाराष्ट्र भेज दो, अरब भेज दो, बात सुना है ना आपने? क्यों सुधरा? वही तो बच्चा था, वातावरण अलग हो गया, वो सीख के आ गया। यहां से अब पैसा आ गया। व्यक्तित्व निर्माण होने के बाद में आदमी सेवा कर पाता है। सेवा का मतलब, पहले मैंने प्रार्थना शुरू की थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हम दूसरों का भाषण देते हैं। अब मैं उदाहरण बताऊं, आप सब लोग, हम दूसरों की तो करेंगे, फलाने ने वो हो गया और वो हो गया, अरे घर को देख लेनी यार, फलाना तो सोरो तो भी को बाप को कहो को मोने थोड़ो तो मोने है, ये सुधार। और कोई व्यक्ति, आप सब लोग बैठते हो, जब भी कोई किसी की नेगेटिविटी करता है, कहां छोड़ो क्या करे, बीटे भी को तेरी पंचायत छुप रहा भाई, क्योंकि वो आज आपके बारे में सुना रहा है ना किसी का, तो आपका सुनाएगा किसी को जाके। ये बंद करो समाज की जाजम के ऊपर। मैं कोई नशे छोड़ने की बात और वो क्रांतिकारी बातें नहीं कह रहा, मैं तो वो कह रहा हूं जो कर सकते करिए, और इसमें पैसा नहीं लगना है। ये करके देखिए बहुत सारा चेंज हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, आप ही लोगों ने किया तभी तो हम आज यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने किया, पढ़ाया, तब तो हम आज यहाँ खड़े हैं, वरना क्यों खड़े होते? ये आज के युवा को करना पड़ेगा, ताकि 50 साल बाद कहते हैं कि पौधा कोई और लगाता, फल किसी और को मिल। जिन इन बुजुर्गों ने तीसरी पीढ़ी में लगाया, आज हमें मिल रहा है। तो जिस पौधे को आज आप लगा रहे हो ना, वो तीसरी पीढ़ी को मिलेगा, और कोई ये नहीं कहता कि बबूल किसने लगा दिया। इसलिए आम लगाइए। आम और बबूल का मतलब है अच्छे काम करिए। अब वो कैसे कर सकते हैं? जो इसलिए स्कूल में सबको बुला देना चाहती है सरकार। केवल फंक्शन का मकसद नहीं है, ये साफे मारे जिम्मेदारियां हैं। मान सम्मान इसलिए कि ताकि किसी को अंदर से अच्छा लगे। सब हमें एक जैसे, कोई मोटा छोटा नहीं। इस मंदिर के अंदर आओ, अदब से अपने बच्चों को पढ़ाने बेरो, और जिस दिन बच्चे सक्सेस हो जाएंगे, भगवान मिल गया ना अपन को। भगवान मिलने का मतलब क्या है? हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। वापिस आपकी तरफ आऊंगा। 4 स्टेप, ज्ञान, सृजनशीलता, साथ साथ बोलो, ज्ञान, सृजनशीलता, धन, व्यक्तित्व, सेवा। अब सेवा समझिए, पहले खुद की करो, अपने आप को बढ़ाओ, मम्मी पापा और परिवार की करो, फिर समाज की करो, देश की सेवा अपने आप हो जाएगी। और ये 5 काम जो करता है वही शिक्षित कहलाता है। मैं पढ़ गया, मुझे नौकरी नहीं मिली, कोई मतलब नहीं। नौकरी मिल गई, पैसे नहीं मिल रहे, परिवार के काम का नहीं। पैसे मिल गए, घर वालों को दे नहीं रहा हूं, मम्मी पापा की सेवा नहीं करता हूं, लुगाई ले रहे के अलग हो गई, कोई मतलब का नहीं। सही बात है भाई, बड़े मुश्किल से माँ बाप पढ़ाते हैं, और जब इनको जरूरत होती है आप अपनी दुकान लगा देते हो। ध्यान रखना, बुढ़ापा आपका भी आएगा। ऑन्टोजेनी, रिपीटेटिव, फाइलोजेनी, एक साइंस में कहावत है, व्यक्ति वर्त्यता जाति वर्त्यता को प्रदर्शित करती है। मतलब जैसा आप करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा, इसके लिए तैयार रहना। जिस तरह का व्यवहार आप किसी के साथ करोगे, आपके साथ भगवान तय है, करवाता है। इसलिए बुजुर्ग हमारी धरोहर है, उनके साथ बैठो, मम्मी दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ, नाना नानी के साथ, उनको सुनो। उन अभावों को जो उन्होंने पानी के लिए, लाइट के लिए, पैसों के लिए जिया, उनको महसूस करो, वेस्ट मत करो इन चीजों को। मैं इसलिए वापस बात कर रहा हूं। तो एजुकेशन तभी कहलाएगी हमारी जब हम पढ़े लिखे की तरह व्यवहार करेंगे। तू तड़ा कैसे तो बात करते हैं, इतना ही काम करो ना। आप किसी बच्चे को छोटे शब्द से मत बोलो, बच्चों को भाई बोलना सीख ले। पढ़ाई की बात है। मैं वापस कहना, आज पढ़ाई की बात नहीं करना रहा, पढ़ाई की आपके टीचर कहेंगे वैसा हो जाएगा। हमें 2 काम आपको कहा है, एक मोबाइल वाला और एक बच्चों से पूछने वाला। और बच्चों को मैं 2 ही बात बता रहा हूं। एक तो अनुशासन का मतलब है किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से करना, और दूसरा शिक्षित होना, यानी पढ़े लिखे जैसा दिखना। कर सकते हो? कितने लोग करेंगे? हाथ खड़े करो। अब आप नोट करिए कि इतने प्रयास के बाद बच्चों को याद भी रहने लग गया और वैसा करने लग गए। इस तरह से हमें तो बेटा, किसी को लगता है मेरे नंबर कम आ रहे हैं, कुछ बातें एक बार में याद हो जाएगी,
कुछ बातें याद नहीं होती। आप में से कोई सबसे इंटेलिजेंट कौन है 12वीं का? खड़े होना। 12वीं का फर्स्ट कौन आता है? खड़े होना। 10वीं का फर्स्ट कौन है? 11वीं का कौन है? फर्स्ट आते हैं वो, खड़े हो जाओ जल्दी। बस मैंने ये प्रयोग किया, वापस बैठी, मुझे खड़ा नहीं करना था। आप देखिए, सर उठ के यहां पर आए, उधर से आवाज आई, इधर से आवाज आई, इसको बंद करो। इसको कहते हैं बैसाखी देना। नहीं, ये कारण है कि अभी ये वेट करते, हमें कोई क्यों कहेगा, इनको टोन ही नहीं आ रही, उनको लगता कोई कहेगा तो जैसे भी लाके खड़े होना है। ऐसे क्यों? बच्चे खुद को खड़ा होना चाहिए ना। ये सर सबसे बड़ा हमारा प्रैक्टिस है। हम बैसाखी दे रहे हैं, बात तो करते हैं कि हमारे बच्चे कलाम और विवेकानंद बने, और हम उनके साथ तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। ये नहीं, तू काम का नहीं है, तू देखो। अरे भाई, इनके साथ कलाम के साथ अच्छे से पेश आओ ना, तब कलाम बनेगा। उस तरह से बात करो ना, ताकि कलाम बन जाएगा। आप बात तो करते हो इस टाइप की कि वो बने, कभी नहीं बन पाएगा। बैसाखी मत दो इनको, विश्वास दो कि तुम्हारे पैरों में वो ताकत है, तुम्हारे हाथों में वो ताकत है, तुम्हारी नजरों में वो चमक है, तुम्हारे दिमाग में वो दिव्यता है, ताकि एक दिन आप जिस उद्देश्य को साथ वहां पहुंच सकते हो, शायद टाइम लगे। यदि आपने फसल अच्छी बोई है तो टाइम लगेगा, 4 महीने की बोई तो 4 महीने लगेगा, और 8 साल वाली बोई है तो 8 साल लगेगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। दुनिया को जवाब देने की जरूरत नहीं है, खुद को जवाब दो कि जिस काम को मैं कर रहा हूं ईमानदारी से कर रहा हूं, टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने काम को ईमानदारी से करो और ये ख्वाब लेके जाओ। कहने की जरूरत नहीं है, अंदर एक आग पैदा करो कि मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए, इस देश के लिए कुछ करना है। और वो करने के रास्ते इस मंदिर से जाते हैं, किताबों से होके जाते हैं, और कहीं से नहीं जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किताबों के बाद घर पे काम मत करो, सभी बच्चों को खेत में काम करो। खेत में काम बहुत जरूरी है कराना, ताकि इनको एहसास हो कि पढ़ाई की कीमत क्या है। बहुत जरूरी। आप काम नहीं कराते तभी तो ये फुदक रहे हैं, ये कर ले। और जिस दिन घर में काम होता है, इसे मजदूरी भी कराओ। पढ़ाई सिर्फ स्कूल वाली करा लो, खूब है, हमने की कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 घंटे काम। और बहाना मारते हैं, मार सब होने तो गिरे करे भूडू गणो दिन उड़ो। और जब यहां आते हैं तो कहते हैं मार सब तो घरे कौन करे, दोनों को उल्लू बना रहे। हाँ, हकीकत है ये हकीकत है। इसलिए तो आज यहां बैठे हैं कि एक दूसरे को पूछो जब टाइम मिलता है। गेट खुला पड़ा है, बहुत अच्छा बनाया आपके गांव वालों ने, सर से आके मिलिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, सर उसकी स्थिति क्या है। खेत संभालने जाओ ना, उसकी तरह संभालिए। अब जो मैं लास्ट बात बता रहा हूं कि ये हमारी खेती है, जिस तरह से बारिश होने से पहले हमारे खेत को तैयार करते हैं, ऐसे इनको भी तैयार करो कुछ भी काम करने से पहले, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे समाज का हो, चाहे जीवन का हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। फिर आजकल क्या है कि पुराने टाइम में बाढ़ नहीं होती थी सर, पिछले 20 साल से क्या है कि रुलक धन गणों फिर है, तो सब ने क्या करनी शुरू कर दी, बाढ़ शुरू कर दी। समझ रहे हो, बाढ़ करना ताकि आपकी फसल बच जाए, नहीं तो गड़बड़ होती। और उसके बाद में गेट भी लगाते, फेरो भी देता रहिए, कोई घर तो नहीं कर दे। समझो इस बात को, नहीं किया तो फसल नहीं मिलेगी। आप सोचोगे मैंने बाढ़ कर रखी है, और पीछे से घुस जाएगा और पूरा आपका फसल नष्ट कर देगा। यही बात रुकी नहीं है। फसल बोने के बाद में फेरो देना जरूरी है, सुबह और शाम, और टाइम आते निदान भी करना जरूरी है। खरपतवार यदि उग जाती है ना, जके ना वो निदान भी ने मीजल अलग तरीके की, बोल्ट अलग है, कौंटी अलग है, सीढ़ी मोट अलग है, सबकी अलग अलग वैरायटी की है ये। तो कब किसको उखेड़ना किसको छोड़ना आप जानते हो, किसानों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इनका यानी खरपतवार आपको पता है क्या, उसको हटाते रहना टाइम पे, वरना लास्ट में क्या होगा, जिस दिन जोड़ी लेके जाओगे बाजरिया और मोट तो छोटे छोटे होंगे, बोरे में गाँव गुड़ो कहीं को मिले। उधर से महसूस करो एक किसान खेत के अंदर कि आपने जोत के आगे कभी लौट के नहीं गए, बाढ़ नहीं की थी, आप लेने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। यही हालात इन बच्चों की हो जाती है। और फिर दोष देते हो सरकारों को, दोष देते हो टीचर्स को। हम कहां थे। आप जानते हो कि यदि लट भी लग जाए, कीड़े भी बन जाए, तो कौन सी फसल पे कितने कीटनाशक छिटकना है, कब छिटकना है, किस तरीके से छिटकना है, ये आप जानते हो। तो वो ट्रीटमेंट भी टाइम पे कर देना। और ये मत सोचना कि जब इस कॉर्नर में आग लगी हुई हो, हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो आग जब इस कॉर्नर तक आएगी ना, इतनी प्रचंड होगी, इतनी तेज होगी कि आप बुझा नहीं पाओगे। बहुत मैं वो बात कह रहा हूं जो आपके गांव के और बुजुर्ग लोग फेस कर रहे हैं। रहते वक्त इस आग को बुझा देना, इन बच्चों का साथ लेना। मैं वापस लौट के आपसे मिलने आऊंगा, 2 चीजें चेक करूंगा कि आप वास्तव में मां बाप के प्रति ईमानदार हो या नहीं हो। काम कर लोगे इस बात को? अब हाथ खड़े करो, कितने लोग कर लेंगे?
ये चेंज है पिछले 32 मिनट का। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यही बच्चे हैं आपका कुछ भी करके तैयार करके दे देंगे। साथ बैठिए। अगले प्रोग्राम में आप जब भी आओ, आप सबको आना ही आना है। आपके साथ में 2-2, 3-3 लोगों को और लेके आओ। ये आपका अपना परिवार है। टीचर्स को विश्वास दिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टाफ नहीं। 28 फरवरी को जब रीट हो जाएगा ना, उसके बाद इतने लोग आ जाएंगे कि यहाँ पढ़ाने वालों की कमी नहीं रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार अच्छी बारिश होगी, कोई बात नहीं, इस बार फसल कम हो रही है। और आप लोग बेटा एग्जाम नजदीक में है। परीक्षा का मतलब जिंदगी का निर्धारण नहीं है। इस साल खेती की उतना है, अगली बार बढ़िया करोगे, बढ़िया धान हो जाएगा, और नहीं बोओगे तो कुछ नहीं होगा। परीक्षा सिर्फ एक समय विशेष का निर्धारण करता है, पूरी जिंदगी का निर्धारण नहीं करता। कोई बात नहीं, जितने आते हैं नंबर अच्छा ना, अगली बार बढ़िया मेहनत करना। मैं कुछ बातें और बता दूं। जब भी आप पढ़ने बैठो, बोर होने लगो, खेलिएगा, क्योंकि हारना सिखाता है, जीतना सिखाता है, टीम भावना सिखाता है, और किसी के अंडर में काम करना सिखाता है। खेतों में जाइए ताकि आपकी मसल्स मजबूत रहे, ताकि आपको डिसीजन पावर आए और एहसास होता रहे कि मम्मी पापा कैसे पढ़ा रहे हैं। मजदूरी पे भी जाइएगा ताकि आपको एहसास हो कि जब आप पैसे खर्च करते हो ना, तो पता चले कि पैसे आते कहां से हैं। और जब मन नहीं लगे तो प्रार्थना गाइए, भजन गाइए, गीत गाइए, और अपने आप को खुश रख करके पढ़ाई कराइए। कुछ भी गा सकते हैं। मेरी लागी पढ़ाई संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने रे, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मेरे मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरे साथ गाओ। मेरी लागी पढ़ाई संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने रे, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मेरे मन का मीत, दुनिया क्या जाने। ये बता इसलिए रहा हूं कि जब आपके बुजुर्ग लोगों को आपने ला करते हुए देखा होगा, वो खुश होते हैं। कितने तेज धूप है, सही अड़कियों ग्वारी अखेड़े, उनकी बिलत होती है। बोलन दे बीड़र बेली, बाजन दे बीड़र बेली, निरे तालरी राटक झाटक, बोलन दे बीड़र बेली, बाजन दे बीड़र बेली। और जब माए और जब फंक्शन होता है, हमारे गीत और हर्जे बनड़े गाती है, ये बहुत जरूरी है जीवन में खुश होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 20-30 मिनट से आप सुन रहे हो। अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे बनना। और जिस तरह से आपका आज परिवार की तरह प्रोग्राम है, इसी सादगी से प्रोग्राम करना सर। और अगली बार इस गिफ्ट की जगह किताबें जरूर लाना। ये बंद करिए और बर्तन दीजिए बच्चों को, पेन दीजिए, ताकि काम आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद परेशान हूं सर इस मोमेंट। घर पे 2 ट्रैक्टर की टोली के जितने पड़े हैं। बेटी हमेशा कहती पापा सबको कहना ये नहीं करे, क्या करना जाना है। तो इससे अच्छा होता कि मेरे पेंसिल आ जाती, पेन ही दे देते, गिलास ही दे देते, कप देते, मैं दूध ही पीती, प्लेट दे देते मैं। ये बच्चों की भावना है। और हम कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी आए, बच्चों के आवश्यक चीजें सब लोग लेके आओ। आप पेन ले आइए, 5 रुपए का बिस्किट ले आइए, चॉकलेट लेके आइए। खाली हाथ मत आना। जब इस मंदिर में आओ, प्रसाद लाते हैं ना, तो कुछ भी बच्चों के लिए लाइए। कहना कि जो डांस करता है उसको हम ये दे दो, अच्छा पढ़ेगा। चलो कोई बदमाश है उसको भी इनाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बदमाश को इनाम दो, अनुशासनहीन को इनाम दो, क्या फर्क पड़ता। नई परंपराएं शुरू करते हैं ताकि कोई डरेगा, सब अनुशासित हो जाएंगे, मेरा नाम आ जाएगा वहां पर। ऐसे हर एक्टिविटी में दीजिए। अच्छी सेवा करता है, मम्मी पापा का कहता है, क्लास में अच्छा कौन करता है, सफाई अच्छा कौन करता है, हिंदी अच्छी किसकी है, गणित किसकी है, अंग्रेजी, पूरी लिस्ट बना के रखो। एक ही साथ इन्हीं के हाथों से उनको इनाम दिला दो। अगला प्रोग्राम हम अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब और सभी स्टाफ महोदय का और ग्रामवासी का। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो माहौल बदलने की हैसियत रखते हैं अपनी कला से।